आतंकी था जो आईएसआई के साथ मिलकर के गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त के नरेंद्र मोदी की शहाबुद्दीन की हत्या दी। हरेन पांड्या की रहस्यमय जज जस्टिस लोया की भी रहस्यमय तरीके एक फिरौती रैकेट। कैसे हो आप सब? लोगों के संरक्षण की वजह से सोहराबुद्दीन की ताकत बढ़ चुकी थी और धीरे धीरे सोहराबुद्दीन गैंग अपने आकाओं की परवाह किए बगैर अकेले खुद ही वसूली मांगने में लग गई। सोहराबुद्दीन ने राजस्थान के मार्बल व्यवसायियों में और अधिक दहशत फैलाना शुरू कर दिया। राजस्थान के मार्बल व्यवसायियों की लॉबी ने भाजपा को साल 2004 के अक्टूबर और नवंबर के महीने में सोहराबुद्दीन ने राजसमंद जिले के आरके मार्बल के मालिक पटानी ब्रदर्स को भी कॉल पर धमका दिया और फिरौती मांगने लगा। ये एक तरह से ये पीक था। मार्बल व्यवसायी इसके बाद अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट से मिले। सीबीआई के चार्जशीट के अनुसार आरके मार्बल के डायरेक्टर विमल पटानी राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री कटारिया से मिले। कटारिया ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क किया। अमित शाह ने एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड के तत्कालीन डीजीआई डीजी बंजारा को सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर करने का इशारा कर दिया। क्योंकि सोहराबुद्दीन को खुद पुलिस अधिकारियों का सह मिला हुआ था और वसूली की हिस्सेदारी से में नेताओं से लेकर के अधिकारियों तक सब के सब शामिल थे, इसीलिए सोहराबुद्दीन को फंसाने के लिए ऐसा राजनीतिक जाल बुना जाने लगा जिसके आधार पर सोहराबुद्दीन को निपटाया जा सके और उसे जस्टिफाई भी किया जा सके। क्योंकि सोहराबुद्दीन के खिलाफ गुजरात में कोई केस नहीं था, इसीलिए एक केस तैयार करने की प्लानिंग की गई। सीबीआई के अनुसार अमित शाह के निर्देश पर ही आईपीएस अभय चुडासमा ने सोहराबुद्दीन से कहा कि वो पॉपुलर बिल्डर्स नाम के प्रसिद्ध बिल्डर्स भाइयों के रमन पटेल, दशरथ पटेल के यहाँ दहशत फैला करके आए। सीबीआई के अनुसार सोहराबुद्दीन के द्वारा टेरर इसलिए फैलवाया गया ताकि पटेल ब्रदर्स और बाकी के बड़े बिजनेसमैन के मन में दहशत फैल जाए, जिसके बाद सोहराबुद्दीन को निपटाने के बदले वसूली की जाए। मतलब खुद ही दहशत फैलाना और दहशत रोकने के बदले खुद ही वसूली करना, और ऐसा हुआ भी। पॉपुलर बिल्डर्स के मालिक रमन भाई पटेल, जिसके ऑफिस में सोहराबुद्दीन के गुर्गों ने फायरिंग की थी, उन्होंने बयान दिया कि अमित शाह और डीजी बंजारा ने इस मामले में उन्हें सोहराबुद्दीन के खिलाफ बयान देने के लिए फोर्स किया था। जैसे कि पहले से ही बताया था कि सोहराबुद्दीन के लिए ऐसा केस तैयार किया जा रहा था जिसमें उनकी हत्या को जायज ठहराया जा सके। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के अनुसार रमन भाई पटेल ने बयान दिया कि जिस दिन सोहराबुद्दीन इनकाउंटर के बाद 6 दिसंबर साल 2005 के दिन गुजरात एटीएस ने मुझे और मेरे भाई को घर से उठा लिया, जहां आईपीएस राजकुमार पांड्यन और डीजी बंजारा ने मुझे धमकी दी कि मैं सोहराबुद्दीन, तुलसीराम प्रजापति और अन्य के खिलाफ बयान दूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो भी मुझे इस केस में फंसा देंगे। बंजारा के फोन पर अमित शाह की कॉल भी आई और उन्होंने फोन पर मुझसे कहा कि मुझे बंजारा को बयान देना है, नहीं तो मुझे भी दिक्कत होगी। लेकिन जब मैंने बात नहीं मानी तो बंजारा ने मुझे और मेरे भाई को ही हमारी ऑफिस पे हुई फायरिंग के केस में अरेस्ट कर लिया गया। बंजारा ने मुझसे कहा कि या तो मैं 1 करोड़ रुपए की फिरौती दूं, नहीं तो सोहराबुद्दीन की तरह मार दिया जाऊंगा। मैं डरा हुआ था और मैंने बंजारा और पांड्यन को 60 लाख रुपए दिए। ये पैसे हमने तब अरेंज किए जब हम बंजारा की कस्टडी में थे। हमारे ऊपर 7 केस लाद दिए गए थे। मुझे पता चला कि अमित शाह हमें पासा एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविस्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करने की प्लानिंग कर रहे थे। मेरी भतीजी की शादी होने वाली थी, हम डरे हुए थे। इसके बाद मैं अहमदाबाद जिले सहकारी बैंक के अध्यक्ष अजय पटेल के संपर्क में आया। अजय पटेल ने हमें बताया कि अमित शाह ने पूरे मामले को सुलझाने के लिए पैसे की मांग की थी और 1.5 करोड़ रुपए की उन्होंने अलग से मांग की थी। मैंने अपनी भतीजी की शादी को ध्यान में रखते हुए 2 बार 25-25 लाख और 1 बार 20 लाख रुपए का भुगतान किया। रमेन पटेल ने यह भी कहा कि मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया कि सोहराबुद्दीन को आर्थिक लाभ के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए मारा गया था। रमन पटेल के उपरोक्त बयान पर आपको इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में दावा किया कि सोहराबुद्दीन अमित शाह के फिरौती गिरोह का ही एक सदस्य था और अंत में उसकी गैर कानूनी तरीके से हत्या कर दी गई और प्रचारित कर दिया गया कि वह एक लश्कर तैयबा का आतंकी था जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर नरेंद्र मोदी की हत्या करने आया था। सीबीआई ने सोहराबुद्दीन की हत्या का जो कारण बताया वो फिरौती और मार्बल लॉबी के नाराज होने से जुड़ा हुआ था। लेकिन सोहराबुद्दीन हत्या मामले में सबसे बड़ा रहस्य तब खुला जब साल 2018 में सोहराबुद्दीन गैंग के एक मेंबर ने मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट में बयान दिया और इस गवाह का नाम था मोहम्मद आजम खान।
आजम खान ने अदालत में कहा कि उस वक्त सोहराबुद्दीन ने मुझे बताया था कि उसे गृह मंत्री के हरेन पांड्या की हत्या करने के लिए डीजी बंजारा से पैसे मिले थे और उसने वह काम पूरा किया। मैंने उनसे कहा कि उसने जो कुछ किया है वो गलत था और उसने एक अच्छे इंसान की हत्या की थी। गवाह आजम खान के बयान के बाद हिरेन पांड्या की मौत की दोबारा जांच किए जाने की मांग करने जाने लगी। तो दोस्तों यही थी सोहराबुद्दीन इनकाउंटर की, फेक इनकाउंटर की कहानी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग किस तरह अपने गुर्गों को एक साथ मिला करके काम करते हैं और जब वो गुर्गे उनके लिए जब कांटे जैसा रुख कर लेता है तो फिर उनको भी किसी न किसी तरीके से ये लोग निपटा देते हैं। यानी कि राजनीतिक में फंसा हुआ इंसान मुझे नहीं लगता कि कभी बाहर निकल करके वो अगर वो चाह के भी चाह ले कि हमें एक शरीफ जिंदगी जीनी है तो वो नहीं जी सकता। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों सोहराबुद्दीन फेक इनकाउंटर केस की पूरी कहानी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं फिर किसी दूसरी कहानी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।